अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे। जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है। उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में। तो आज हम यहाँ पर 11 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। सैटरडे होने की वजह से आर्टिकल्स कम होते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी आर्टिकल्स है कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, अच्छे तरीके से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अनअकॅडमीवर सुरू झालेली आहे नवीन बॅच आणि STI, PSI, ASO जी एक्झाम आहे त्यासाठी जर तुम्ही प्रिपरेशन करत आहात तर 1 जूनपासून नवीन बॅच सुरू होत आहे आणि ज्यामध्ये तुम्हाला सगळेच सब्जेक्ट जे आहे ते कव्हर केल्या जाणार आणि त्याचबरोबर जे इंट्रॅक्शन आहे ते सुद्धा तुमचं प्रॉपर प्रकारे होणार। जे पण तुमचे डाऊट्स आहेत ते क्लिअर होऊन जाणार। तर तुम्ही बघू शकता, पॉलिटी असो, जिओग्राफी असो, हिस्ट्री असो, इकॉनॉमिक्स असो, जनरल सायन्स असो, इंग्लिश ग्रामर असो, मराठी ग्रामर असो, मॅथ्स असो, रिझनिंग असो, जितके पण तुम्हाला सब्जेक्ट्स असतील ते सगळे यामध्ये कव्हर होऊन जाणार आणि तुमचं सिलेक्शन जे आहे ते 100% होणार। तर लवकरात लवकर एनरोल करा या बॅचमध्ये। तुम्हाला EMI ऑप्शन जे आहे ते सुद्धा अवेलेबल आहे। तर EMI ऑप्शन थ्रू तुम्ही इथे पे करू शकता। तो आइए यहाँ पर हम वोकैब जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो दिए गए हैं और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो वर्ड्स है उनका सेंटेंस में इस्तेमाल करके कमेंट सेक्शन में लिखना है और उसी के साथ साथ आपके पूरे दिन भर में इन वर्ड्स का आप इस्तेमाल जो है वो ज़रूर कीजिए। देखिए, किसी भी लैंग्वेज पर कमांड अगर हासिल करना है तो हमें उसकी वोकैब जो है उसे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। कुमार विश्वास देखिए, हिंदी में इतनी अच्छी कमांड है, क्यों है? क्योंकि हिंदी के मामले में उनकी जो वोकैब है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और इसी तरीके से अगर इंग्लिश पर भी कमांड हासिल करना है तो हमें वोकैब जो है काफ़ी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपके आंसर राइटिंग में भी और जब भी आप इंग्लिश बोलो तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहे। तो यहाँ पर पहला वर्ड जो हमें देखने को मिलता है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिव, स्पेशली एक्सेसिवली, मतलब शिक्षा प्रधान, विशेष रूप से अत्यधिक। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि कुछ आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक्सेसिवली, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑस्टेंसिबली। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिवली बता रहा हूँ, कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, ऑस्टेंसिवली। अगर कोई इंस्ट्रक्टर है और जिम में अगर किसी को वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है एक्सेसिवली, तो उसे हम ऑस्टेंसिवली कहेंगे। तो ये आपको सेंटेंस में बनाकर बताना है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पर आता है एविंस। एविंस का मतलब होता है गिव एक्सप्रेशन टू। मतलब यहाँ पर क्या है, अभिव्यक्ति दे। मतलब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन जो है आप दे रहे हो उसे हम कहते हैं एविंस। तो ये भी आपको सेंटेंस में बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखना है। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है रो, मतलब क्विक रिप्लाई। जो भी रिमार्क यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन या फिर रिमार्क, उसके लिए क्विक रिप्लाई अगर आता है ना, जैसे कि आप देखोगे स्पेशली विटी, जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और जो सामने वाला इंसान है, रिपोर्टर, उसने अगर कुछ पूछ लिया तो क्विक रिस्पॉन्स में अगर विटी रिप्लाई अगर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं रो, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ जैसे आपको पता है कि MM एकेडमी पर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप DMMacademy1@gmail.com इस पर जब मेल करते हो तो आपको क्विकली रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाता है। तो
तो ये रो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में इन तीनों वर्ड्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करके आपको लिखना है और फिर उसके बाद आपको वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए अब हम आते हैं यहाँ पर हमारे जो एडिटोरियल पेज है, आइडियाज़ पेज है, एक्सप्लेन सेक्शन है उस पर। तो जब हम यहाँ पर एडिटोरियल पेज देखते हैं तो इसमें हमें ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी पॉलिटिकल है, और इसीलिए जो पॉलिटिकल आर्टिकल्स होते हैं ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। वही अगर हम देखें यहाँ पर राइस एंड डिजिटल लर्निंग, ये भी बेसिकली क्या है, राइस एंड डिजिटल लर्निंग उसी तरीके का हमें लर्निंग जो है उसके बारे में बात कर रहा है ये। यहाँ पर कूल रूफ्स, अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड है ना, सॉल्यूशन की बात की गई है, तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड आर्टिकल है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो विकास दुबे हैं एनकाउंटर किया गया है ना, ये आप सभी को पता है हुआ क्या क्या था। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि विकास दुबे से रिलेटेड जो एनकाउंटर है उससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो हमें देखने को मिलेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और सही में ये जो आर्टिकल है आ गया, कल के ही न्यूज़पेपर की बात है ना, अगर आपको झूठ लग रहा होगा तो आप देख लो, मैंने उसमें बोला है कि एनकाउंटर से रिलेटेड आएगा आर्टिकल और ये एक्चुअल में आ गया। अब बेसिकली ये जो आर्टिकल है इसमें उसी के बारे में सब कुछ बताया गया है कि किस तरीके से वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था और काफ़ी सारे जो पुलिस है वो भी मिले हुए थे, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी मिले हुए थे। और उसने ये भी कहा है, ऐसा सुनने में आया है कि उसने ये भी कहा है कि बहुत सारे पुलिस वालों को मैंने ख़रीद के रखा था, और जिसकी जानकारी मतलब जब उसे पकड़ने के लिए पुलिस उसके घर पर गई थी तो फिर उसके बाद पुलिस पर हमला कर दिया गया था, जिसमें कई पुलिस जो है वो शहीद भी हुए थे, और उसकी भी जानकारी ऐसा कहा जाता है कि पुलिस वालों ने ही दी थी। और फिर उसके बाद जो दुबे हैं उसे पकड़ने के लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो पुलिस वाले हैं उन्होंने अपना जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दी। मगर ये सब करने के बावजूद एक आम इंसान, अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, आपके ही स्टेट में अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाना। मगर ये विकास दुबे इतना वांटेड रहने के बाद भी, इतने पुलिस वाले उसके पीछे रहने के बाद भी, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट आराम से घूमता रहा और फाइनली इसे पकड़ा गया। और सभी को ये पता था, ऑलमोस्ट सभी को पता था कि इसका एनकाउंटर जो है वही किया जाएगा, लेकिन किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि इसने भी एक चाल जो है वो चल ली थी, क्योंकि इसके जितने भी साथी हैं उन सबका एक एक करके एनकाउंटर जो है वही हो रहा था। अब विकास दुबे की अगर हम बात करें तो इसे भी पता था कि इसका भी एनकाउंटर होगा, इसीलिए इसने जाहिर तौर पर सभी को चिल्ला चिल्ला कर बताना शुरू कर दिया कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। मतलब बेसिकली क्या कि मैं यहाँ पर भागने की कोशिश जो है वो नहीं करूँगा, तो ये वो बताने की कोशिश कर रहा था। और उसी के साथ साथ होता क्या है, जब इसे ले जाया जा रहा था तो जब एनकाउंटर हुआ उसकी कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर जो रिपोर्टर्स है जो इसका पीछा कर रहे थे, गाड़ी का पीछा कर रहे थे पुलिस की, उनको रोक दिया गया और उस रोड को बंद कर दिया गया। और फिर सुनने में ऐसा आया कि विकास दुबे जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो गाड़ी है वो पलट गई थी। गाड़ी पलटने की वजह से विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, और जब वो रिवॉल्वर पकड़ने की भागने की कोशिश कर रहा था तो फिर उसे मार दिया गया। तो इस तरह से जो एनकाउंटर है वो हमें देखने को मिला। अब देखिए एनकाउंटर, अब ये तो बात एकदम सही है कि इस तरीके के जो गैंगस्टर्स हैं अगर वो मरते हैं तो बट ऑब्वियस है कि अच्छी चीज़ ही होगी, है ना, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है, हमारी जुडिशियल सिस्टम जो है काफ़ी वीक हो चुकी है, और लोगों का भरोसा जो है हमारी जुडिशियल सिस्टम से वो उठ चुका है। उनको ये पता है कि एक टेररिस्ट जो है वो जब इतने साल तक जिंदा रह सकता है उसके बाद उसे फांसी होगी। 2008 का मैं केस बोल रहा हूँ जो मुंबई में हुआ था, तो उसका जो कल्प्रिट था वो इतने साल तक जिंदा रहा। तो यहाँ पर ये जो है ये तो गैंगस्टर है, इसके तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स भी है, तो फिर ये कितना रहेगा। दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियंस है उसके बारे में भी कई राज उसे पता थे, तो हो सकता है कि कई राज जो है वो खोल सकता था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है, ये यहाँ तक काफ़ी हद तक सही है कि जुडिशियल सिस्टम जो है ये यहाँ पर काम नहीं करती है, ये इतना इतना वक्त लगाती है, तो बट ऑब्वियस एक ऐसा एनकाउंटर जो होने ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें इसके बारे में सब कुछ पता था कि 60 से ज़्यादा केसेस है, ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता थी। लेकिन कई ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं जिनके बारे में जो एनकाउंटर हो गए हैं और बोला जा रहा है कि ये काफ़ी क्रिमिनल है, लेकिन एक्चुअल में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो किसी को पता नहीं है, और फिर भी उसका एनकाउंटर जो है वो हो जाता है।
काफ़ी सारे फेक इनकाउंटर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर लोग जो है ऐसे इनकाउंटर्स को अगर बढ़ावा देते रहें तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर जो फेक इनकाउंटर्स है वो भी बढ़ जाए प्रमोशंस के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। क्योंकि हो क्या सकता है, देखिए हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ एक जो हमारा एक पर्सपेक्टिव है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर से कि एक इंसान है, इसने गैंग रेप किया है, ठीक है, ये इंसान है, मतलब 2-4 लोग मिलकर इन्होंने गैंग रेप किया है और ये कल्प्रिट है। अब ये पुलिस की हिरासत से बाहर है। अब मॉब जो है उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है पुलिस पर पड़ रहा है कि इनको पकड़ना चाहिए, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा है। पुलिस क्या करेगी, पुलिस उनके पास में जो छोटा मोटा क्राइम किया हुआ जो ये होगा, क्राइम भी नहीं, बटवा वटवा मारा हुआ जो इंसान होगा, उसे क्या करेगी, उसे पकड़ के सीधा इनकाउंटर कर देगी और बोलेगी कि यही थे वो जिन्होंने गैंग रेप किया था। अब यहाँ पर लोग जो है वो तो शांत हो जाएंगे, लोग यहाँ पर वाहवाही करेंगे पुलिस की कि हाँ पुलिस ने बिल्कुल सही किया, लेकिन एक्चुअल में ये था क्या, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये पर्सपेक्टिव भी हम निकाल सकते हैं। और हमारी जुडिशियल सिस्टम में क्या बोला गया है कि जब तक उस पर गुनाह दाखिल ना हो जाए तब तक वो एक इनोसेंट है। अब ये हमारी दुख की बात है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना वीक है कि लोग जो है वो पूरे भूल जाते हैं कि उसने कोई क्राइम भी किया था जब तक उसका रिजल्ट लगता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए ज़रूरी एट प्रेजेंट में क्या है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम जो है उसे यहाँ पर स्ट्रांग बनाया जाए। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के थ्रू ही अगर सब कुछ हो जाता, फिर जुडिशियल सिस्टम जो है बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, सब कुछ पुलिस के ही हाथ में दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम जो है उसे यहाँ पर स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। देखिए हमारे भी इसमें जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तब अगर कोई सब्जेक्ट वीक हो तो क्या हम यहाँ पर वो सब्जेक्ट को सीधा छोड़ देते हैं कि वो सब्जेक्ट पे तुक्का लगा देंगे, सीधे तुक्के मारना शुरू कर देंगे? ऐसा हम करते हैं क्या कि वो अगर हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर वो वीक है तो जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे हम सीधा तुक्का लगाना शुरू कर देंगे? हम ऐसे करते हैं एग्जाम में? नहीं, हम इसे स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं और इसे जितना हो सके अटेम्प्ट नहीं करते हैं कि भाई हमारा गलत हो सकता है ना, अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो जब हम यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ यहाँ पर सोचने वाली बात है। इसलिए जुडिशियल सिस्टम जो है उसे यहाँ पर स्ट्रांग बनाना एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है, ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कोविड ट्रीटमेंट है उसके काम के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर WHO के बारे में बात की जा रही है। WHO के बारे में कई मैंने बार आपको जो स्टैटिक पोर्शन है उससे रिलेटेड बताया है। यहाँ पर चाइना सिक्योरिटी लॉ हांगकांग के लिए क्या मायने रखता है उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो काफ़ी हेल्दी आर्टिकल्स है। उसी के साथ साथ कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी है। यहाँ पर ट्रेड जो है डीकपलिंग हर्ट कर रहा है चाइना को, ऐसा NY के द्वारा बोला गया। अब देखिए जो बॉयकॉट चाइना है, बॉयकॉट चाइना, अब यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज की तरफ से ये तो बात आ ही रही थी ना कि जो बॉयकॉट चाइना है इससे क्या हो जाएगा, सिर्फ 2% 3% ट्रेड जो है वो है। लेकिन फिर भी चाइना जो है कितना ज़्यादा बौखला गया है इस चीज़ से, क्योंकि चाइना को पता है कि इंडिया ने अगर ये इम्प्लीमेंट कर दिया और इंडिया इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हो गया तो दूसरी कंट्रीज जो है वो भी ऐसा करना कर देगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेटमेंट जो है निकाले जा रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पर टॉक जो है पैंगोंग, ये इसमें हमें देखने को मिल रही है। और ये रिलायंस ऑफ सोलर इक्विपमेंट्स इंपोर्ट जो है उस पर एंड करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। मतलब हमें यहाँ पर आत्मनिर्भर जो है वो बनना चाहिए। ये भी चीज़ जो है हम सबसे ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारी न्यूज़ आर्टिकल भी हमें देखने को मिलती है। एक एक करके सब पर हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। पहला यहाँ पर आता है डीकपलिंग ट्रेड टाइज जो है वो दोनों को हर्ट करेगा, ऐसा चाइना की तरफ से बोला गया है। चाइना के व्यूज़ क्या है सिचुएशन पर? अब यहाँ पर बॉयकॉट चाइना जो है वो हमें ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। अब बॉयकॉट चाइना, बॉय गॉड चाइना, अब यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, देखिए ज़रूरी नहीं है, मैं अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं जानबूझकर स्पेलिंग जो है वो कुछ और लिखूँ, है ना, लेकिन मैं बताता आपको वही हूँ। जानबूझकर वो होता है, जिनको समझ में आ रहा है उनको समझ में आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो चाइना है उसका व्यू पॉइंट इस तरीके का है। जो बेजिंग्स है उनके एनवॉय जो है न्यू दिल्ली के लिए फ्राइडे को कहा कि सो कॉल्ड डीकपलिंग जो है चाइना इंडिया के इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस में वो दोनों को ही हार्म करेंगे। अब ये तो हमको पता है कि हमको हार्म करने वाला है, इंडियंस को ये पता है, बॉयकॉट करने के पहले उनको ये पता है कि ये हार्म करेगा, मगर फिर भी यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनने के लिए और चाइना को ये सबक सिखाने के लिए, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि भैया डरो मत,
हम यहाँ पर ये कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, हम बॉयकॉट कर रहे हैं तो तुम भी करो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेनिफिट जो है दोनों को नहीं पहुंचेगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब जब यहाँ पर हार्म हो रहा है तो यहाँ पर सीधे तरीके से आप बोल रहे हैं ना, ये हार्म हो रहा है, सिर्फ 2% तक ही ये सीमित होते हैं, 3% तक ही सीमित होते हैं, इनके लिए इतना आसान अगर होता कि हम अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ लेंगे, तो फिर क्यों यहाँ पर इतना ही बौखलाते, क्यों यहाँ पर हमको भी हार्म होगा ऐसा यहाँ पर बोलते, है ना। कुछ तो यहाँ पर चीज़ हो रही है। चाइना ने यहाँ पर स्टेट किया है कि बॉयकॉट जो है इंडिया के द्वारा वो काफ़ी अनफेयर है, क्योंकि चाइना और इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है फॉर मेनी ईयर्स इन अ रो, है ना। और इन्वेस्टमेंट जो है चाइना का वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया में, जो कि $8 बिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पर एक्सीड हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों की बात करें तो लोग जो है वो डीकपलिंग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रेड है उसे यहाँ पर कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेड इन चाइना को यहाँ पर कंप्लीटली एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अटेम्प्ट जो है यहाँ पर किया जा रहा है और एक्चुअल में ये चीज़ जो है देखने को मिल रही है काफ़ी जगहों पर। आप देखोगे प्राउडली, पहले यहाँ पर ऐसा होता था कि मेड इन इंडिया या फिर मेक इन इंडिया जो है ये यहाँ पर इतना अच्छी तरीके से लिखा नहीं जाता था, या फिर प्राउडली लिखा नहीं जाता था, या फिर प्राउडली लोग जो है वो नहीं मांगते थे कि मेड इन इंडिया कौन सा है, मेक इन इंडिया कौन सा है, मेड इन चाइना कौन सा है भैया, वो नहीं चाहिए, वो मत दिखाओ, है ना। ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में बात है कि मैं अभी एक शॉप में गया था, तो वो शॉप जो है वो शॉप बेसिकली जो सेलिब्रेशंस होता है उसकी है, जो बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं, जो भी सेलिब्रेशंस होता है उसकी एक शॉप है। तो वो शॉप जो है मोस्टली अगर आप देखोगे वो भी जो चीज़ें हैं मेड इन चाइना ही होते हैं। लेकिन वहाँ पर बड़ा अच्छा लगा मुझे वो देखकर, क्योंकि मैं तो सिंपल सी बात है, अपन जो मेड इन चाइना है अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो पूरी तरीके से अपन अवॉइड करते हैं। अब वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पर एक अंकल आंटी आए थे, ठीक है। अब अंकल आंटी, ठीक है, यूथ में ये चीज़ अगर हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि यूथ जो है काफ़ी अग्रेसिव है और यूथ जो है वो कोशिश कर रहा है कि चाहे बॉयकॉट जो है पूरी तरीके से करे। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं या फिर उनके एज के हैं उनसे पूरी तरीके से फुल फोर्स में, फुल अग्रेशन के साथ वो एक्सपेक्ट जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन वो अंकल आंटी आए थे और उन्होंने भी यही कहा कि भैया एक काम करो, आप ये मुझे चीज़ चाहिए और ये मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना जो है वो छोड़कर बाकी जो भी इसका होगा वो दे दो, मेड इन चाइना जो है वो मत दो। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि लोगों तक पहुंच रही है, लोग जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। पूरी तरीके से हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये बात तो सभी को पता है। और इस पर मजाक उड़ाना, अगर कोई ऐसा कर रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कोई बोल रहा है कि हमको भैया ये मत दो, और अगर हम काउंटर जाकर उनको बोले कि हाँ तुमको पता है कि तुम्हारे मोबाइल में जो पार्ट्स बने हुए हैं वो भी कितने सारे चाइना के हैं, तुम्हारे डीमोटिवेट क्यों करना है यार, डीमोटिवेट। आज वो ये करने से मना कर रहा है, आज वो ये खरीदने से मना कर रहा है, कल वो मोबाइल खरीदने से मना कर देगा, कल वो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से मना कर देगा, और फिर परसों हो सकता है कि अगर किसी इक्विपमेंट में चाइना के जो पार्ट्स है वो भी शामिल हो तो वो भी खरीदने से मना कर देगा। डीमोटिवेट क्यों करना है, शुरुआत ही तो करनी पड़ती है ना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आज हम ये सोचकर कि नहीं बहुत मुश्किल है, ये सोचकर अगर ना करें तो फिर यूपीएससी क्यों करना है, फिर एग्जाम को क्लियर क्यों करना है, बहुत मुश्किल है, रहने दो, क्यों पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ते हो ना, एक साथ क्या आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, नहीं होता है। तो इस तरीके से जो डीमोटिवेट करने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर सीधा बॉयकॉट कर दो। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी लोग जो है इंडिया में बेनिफिशियरी चाइना इंडिया इकोनॉमिक ट्रेड कोऑपरेशन से वो भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे तर्क ऐसे भी निकाले जाते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर जो इंडियन जो लोग हैं, इंडिया जो सामान है जिन्होंने यहाँ पर खरीदा हुआ है वो इंडियन कंपनीज है, इंडियन बिजनेसेस है। अब वो दुकान वाला जो है उसने तो मेड इन चाइना खरीद लिया है, तो क्या उसे नुकसान नहीं होगा? अब भैया नुकसान जो है वो भले ही होगा यहाँ पर, लेकिन अगली बार वो भी चाइना का प्रोडक्ट रखेगा क्या? शुरुआत तो यहीं से होगी ना। शुरुआत कैसे होती है, किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे होती है? एक लेवल होता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पर रिटेलर है और यहाँ पर कंज्यूमर है। हम एकदम कम लेयर ले रहे हैं, ऐसी तो बहुत बड़ी लेयर है। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखें तो बहुत लंबी लेयर होती है, लेकिन हम शॉर्ट इसमें देखें तो जब ये खरीदने से मना कर देगा इसे नुकसान होगा, फिर ये क्या करेगा, ये ऊपर वाले को बोलेगा भैया मेरे को नहीं चाहिए, फिर इसे नुकसान होगा, फिर ये बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, ये बनाना बंद कर देगा। समझ रहे हो आप? शुरुआत जो है वो यहीं से होगी ना। अगर हम ये सोचेंगे नहीं नहीं इसको नुकसान होगा, तो ये ही चलेगा, नहीं नहीं इसको नुकसान होगा, फिर ये नहीं इसको, फिर वो लेयर जो है वो चलती रहेगी। इसी तरीके की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसीलिए कोई भी तर्क जो है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बहुत सारे तर्क लगाते हैं, लेकिन कौन सा तर्क हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से एट प्रेजेंट ही बॉय 1 साल तक का टाइम है, जैसे कि वहाँ पर बोला भी है उन्होंने, है ना, कि सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर।
एक साल तक यहाँ पर हम मौका तो दे जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको कि भैया एक साल तक तुम्हारे पास मौका है, जितना बढ़ना है बढ़ लो, हम आपको समर्थन दे रहे हैं, हम आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं। अभी जो आपके पास प्रोडक्ट है वो फेंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आगे के प्रोडक्ट आप खरीदो देखो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं खरीदना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं। आप देखो अल्टरनेटिव अगर अवेलेबल हो, उसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा पे भी करना पड़े तो आप पे कर दो। ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और सेल्फ प्रोटेक्शन, नॉन टैरिफ बैरियर, रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स चाइना के अगेंस्ट में अनफेयर है टू द चाइनीज एंटरप्राइज, अनफेयर है इंडियन एम्प्लॉयज़ के लिए जो यहाँ पर जॉब जो है उनका लॉस हो चुका है ना। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये रिलेशंस किस तरीके का आगे जाएगा ये देखने वाली बात होगी। और ये जो बॉयकॉट चाइना ट्रेंड है ये अभी ट्रेंड तो कर रहा है, तो अब आगे देखना होगा किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि टाइम वी एंड इंपोर्ट रिलायंस फॉर सोलर इक्विपमेंट्स, यहाँ पर मोदी जी जो है उनके द्वारा बोला गया है, बट ऑब्वियसली वही चीज़ है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो चाइना है, ठीक है, ये चाइना है और ये इंडिया है। अब चाइना से जो आने वाला माल है यहाँ पर, क्या हम यहाँ पर बॉयकॉट कर रहे हैं, यहाँ पर एक लेयर तैयार कर रहे हैं कि नहीं तुम लाओ मत। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि भैया तुम थोड़ा, हम तुम्हारे प्रोडक्ट जो है उनको महंगा बना रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर सक्षम बने, लोग जो है इन्हें खरीदने की कोशिश करें, ये यहाँ पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही हो रहा है कि कॉलिंग ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर कि यहाँ पर भैया प्रोडक्शन जो है सोलर सेल्स का मॉलिक्यूल्स ये यहाँ पर इनका बढ़ा दो तुम, ठीक है। और सेल्फ सफिशिएंसी जो है सेक्टर में वो लाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर आप देखो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सेल्फ सफिशिएंट जो है वो हमें बनना है। गवर्नमेंट यहाँ पर कोशिश कर रही है कि वो यहाँ पर जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर फोटोवोल्टिक सेल है उसका इस्तेमाल करे, है ना। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोगों के हाथ में इतनी पावर है कि वो कोई भी चीज़ जो है उसे चेंज कर सकते हैं। यार हमें जो दूसरे कंट्रीज़ है उनके प्रोडक्ट, हमारे बलबूते पर दूसरे कंट्रीज़ के जो ब्रांड्स है वो बनते हैं, तो क्या हम हमारे कंट्री के ब्रांड्स को नहीं बना सकते हैं, है ना। हम उनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि जो मतलब लाखों लोग हैं वो 100 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। क्यों ऐसा हम रिवर्स नहीं कर सकते कि 100 लोग जो है वो यहाँ पर लाखों लोगों को फॉलो करें। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखोगे मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ जो है 15 to 20% सोलर इक्विपमेंट्स पर लागू करेगी। चाइना जो है टॉप एक्सपोर्टर है ऑफ सोलर सेल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखने में, लास्ट वीक गवर्नमेंट जो उन्होंने अनाउंस किया है टोटल बैन ऑन पावर इक्विपमेंट्स चाइना से इंपोर्ट हो रहा है साइबर सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। जो ऐप है वो भी बैन कर दिए गए थे, 59 ऐप्स जो है उन्हें बैन कर दिया गया था, जिसमें टिकटॉक जो है वो भी शामिल था। और बाकी जो है एक वैक्यूम क्रिएट होता है, इस वैक्यूम को फिलअप करने वाले कमाल कर देंगे। तो यही मौका होता है। देखिए एक बिजनेस जो होता है ना, एक बिजनेस प्रॉफिट के बलबूते पर बड़ा नहीं होता है। बिजनेस तब बड़ा होता है जब आप लोगों के प्रॉब्लम्स का हल निकालना शुरू कर दो, है ना। ये यहाँ पर चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया गया था कि एंटायर वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर साथ में आ जाए सोलर एनर्जी को लेकर। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो न्यूज़ आर्टिकल है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, स्टैटिक पोर्शन, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, ये जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोलर प्रोजेक्ट है रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, और उसी के एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो प्रोजेक्ट है टॉट टू रिड्यूस द कंट्रीज इमिशन ड्रास्टिकली यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, है ना। वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर इनोवेशन एक्सीलेंस ये भी इसे रिसीव हुआ है, और उसी के साथ इंक्लूड किया गया है बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग, ठीक है, बाय प्राइम मिनिस्टर। और ये इंडिया का फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है जिसे फंडिंग जो है वो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से मिली हुई है। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग आपको पता रहना चाहिए, क्वेश्चन सीधा आ सकता है। अब यहाँ पर ग्लैंस पर, अब ये आ गया स्टैटिक पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 9 सितंबर 2011 न्यू दिल्ली, कंपनी जो है ये कंपनी ऑफ मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश की गई है, जिससे कि यहाँ पर नेशनल सोलर मिशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में देखने को मिलता है, ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन, और ये बेसिकली लॉन्च किया गया है जिससे कि हम यहाँ पर सोलर एनर्जी जो है उसे बढ़ावा दे सके। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉर्प कमांडर टॉक टू फोकस ऑन पैंगोंग दिप्सैंग।
तो यहाँ पर बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट राउंड जो है मिलिट्री टॉक का वो फिर से यहाँ पर आ गया है। अब देखिए कंटिन्यूसली टॉक 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 ये हमें देखने को मिल रहा है इंडिया चाइना के बीच में। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भैया मुंह तोड़ जवाब हम दे रहे हैं, क्योंकि ठीक है हम यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि हम मतलब उनकी शर्तें जो है वो नहीं मान रहे हैं, है ना। बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशन में जो विनर है वो कौन होता है कि भले यहाँ पर किसी ने अग्रेशन दिखाया हो, लेकिन विनर वो होता है जब वो झुका ना हो सामने वाला, है ना। अब देखिए जब हमने कश्मीर जो है जम्मू एंड कश्मीर उसे जब यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया था, मतलब अब पूरा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख जो है वो इंटीग्रल पार्ट अब ये पूरी तरीके से जो सेंटर है उसके अंडर में आ चुका है ना। अब उसे ऑटोनॉमस जो चीज़ें मिली थी अब वो वहाँ पर नहीं है, अब पूरा सेंटर के अंडर में है। तो अब ऐसे सिनारियो में आप देखोगे अगर, तो काफ़ी कंट्रीज़ ने क्रिटिसिज्म किया था। काफ़ी कंट्रीज़ मतलब कौन से, यही है यार छटाक भर के कंट्रीज़ जो है उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म के इसमें जो इंडिया है क्या वो झुका, इंडिया ने अपना टफ स्टैंड रखा हर मामले में, और यही जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो जताता है। और दूसरी कंट्रीज जो है छोटी छोटी कंट्रीज जो मन मुंह नहीं उठा सकती है इन कंट्रीज़ के आगे, तो वो कंट्रीज जो है उन्हें ताकत मिलती है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं भैया हमारा यहाँ पर बड़ा भाई जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर गालवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा ये जो है यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि टॉक्स जो है वो चल रही है, उसी के साथ साथ यहाँ पर दोनों तरफ से पीछे पीछे जो है वो सोल्जर्स गए हैं। इट इज़ नॉट फिजिबल इंडिया के लिए टू स्टेप बैक इक्वल डिस्टेंस पैंगोंग पर, क्योंकि चाइना जो है वो 8 किलोमीटर वेस्ट में आ चुके हैं फिंगर 8 तक, जो इंडिया जो है वो मार्क किया है LAC, ठीक है। तो यहाँ तक उन्होंने एंटर कर लिया है, तो इसलिए अब सोचिए आप यहाँ पर कि ये पूरी जो टेरिटरी है ना, ये पूरी टेरिटरी इंडिया की है, ओके। ये पूरी टेरिटरी जो है ये इंडिया की है। अब चाइना जो है वो यहाँ पर आया है, ठीक है, और इंडियंस जो है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर चाइना जो है वो तो जा रहा है पीछे, इंडियन को पीछे जाना ये लायबल है क्या, आप मुझे बताओ, फिजिबल है क्या, क्योंकि ये टेरिटरी इंडिया की है, तो फिर ये पीछे क्यों जाएंगे, है ना। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब स्टैंड ऑफ जो है इंडिया और चाइनीज ट्रूप के बीच में लद्दाख पर LAC पर इनिशियल स्टेप है टुवर्ड द डिसएंगेजमेंट जो अभी हमें देखने को मिला है। अगर चाइना जो है वो 3 किलोमीटर पीछे जाते हैं पैंगोंग से, तो उसी के साथ साथ हमें भी सेम डिस्टेंस पीछे जाना पड़ेगा, जो कि 11 किलोमीटर्स हम अवे रहेंगे LAC से। इट विल बी ह्यूज डिसएडवांटेज फॉर अस, ठीक है। तो हम टेरिटरी के लिए बोलिए, टैक्टिकली बोलिए, हमारे लिए डिसएडवांटेज रहेगा। और इसीलिए दैट इज़ वाई प्रिंसिपल जो है डिसएंगेजमेंट का पैंगोंग पर ये काफ़ी डिफरेंट रहना चाहिए। आइडियली यहाँ पर स्टेटस को जो है जैसा अप्रैल में था, घुसपैठ होने के पहले जो स्टेटस को था वो यहाँ पर रहना चाहिए, रैदर दैन यहाँ पर दोनों जो आर्मी सोल्जर्स है वो एक समान पीछे जाए। चाइना जो है वो यहाँ पर फिंगर 4 तक आया फ्रॉम देयर ईस्ट विंड लोकेशन एट फिंगर 8, है ना। फिंगर्स यहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, काफ़ी बार मैंने आपको बताया है, इंडिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है वेस्ट ऑफ फिंगर 3, मेन इंडियन बेस जो है वो हमें फिंगर 2 तक देखने को मिलता है। अब मेजर चेंजेस जो है ग्राउंड सिचुएशन में पैंगोंग इस पर हमें देखने को मिले हैं फ्राइडे में। कुछ चाइनीज ट्रूप जो है वो पीछे गए हैं ईस्ट ऑफ फिंगर 4, बट मोस्टली यहाँ पर डिप्लॉयड रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भैया तुम सीधा इंडिया की टेरिटरी छोड़कर जाओ, ये जो है ये सारी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कूल रूफ्स एंड अदर सॉल्यूशंस। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात कर रहा है। इंडिया जो है वो अमंग द मोस्ट रैपिडली अर्बनाइजिंग कंट्रीज में से एक है पूरी दुनिया का। अगर बात करें 2018 में नियरली 34% कंट्री की जो पॉपुलेशन है ये सिटीज़ में रह रही है, और एक्सपेक्टेड है कि 40% इंक्रीज और हो जाएगा 2030 तक। लेकिन कोविड की वजह से हो सकता है कि रिवर्स भी हो जाए, है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता है, जैसा ट्रेंड चल रहा था पूरा रिवर्स भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो ग्रोइंग अर्बनाइजेशन है, रियल इस्टेट सेक्टर जो है सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर, और कंट्रीब्यूट करता है 6 to 7% ऑफ GDP 2017 में, इंक्रीज हो जाएगा 2025 तक 13% तक, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेटबैक है वो तो बिल्कुल पड़ा है, तो टेम्प्रेरी सेटबैक यहाँ पर पड़ा है, लेकिन ये सेटबैक जो है वो उभर जाएगा। जो रियल इस्टेट है ये अभी पूरा नीचे जा रहा है, लेकिन ये उभर जाएगा और सही हो जाएगा। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर अगर देखें तो रियल इस्टेट जो है काफ़ी एक बड़ा सेक्टर बन सकता है, जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पैसा है वो भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे।
तो अब यहाँ पर ये आता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है अर्बनाइजेशन में इंप्लाई करती है कि मोस्ट ऑफ द ओपन स्पेस जो है अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में ज़्यादा पेव्ड सरफेस कवर जो है वो क्रिएट किया जाए, हीट ट्रैपिंग रूफ्स और बिल्डिंग्स रोड्स ये क्रिएट किए जाएंगे। ऑफन बिल्डिंग जो है मेजर कंट्रीब्यूटर रहते हैं इंक्रीमेंटल हीट जनरेशन का। मोर देन 60% ऑफ द रूफ जो है वो कंक्रीट के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, है ना, जो कि हीट को ट्रैप करते हैं। हीट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। फर्दर यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो अकाउंट करती है मोर देन 30% ऑफ द इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, है ना, और सिग्निफिकेंट शेयर है एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि हमें यहाँ पर जो अप्रोच है हमारा उसे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हैदराबाद जो है उन्होंने रेट किया गया है बेस्ट सिटी इन इंडिया इन दी मेरकिस क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। हैदराबाद जो है सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2019 से फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल इस्टेट मार्केट भी बना हुआ है पूरी कंट्री में। कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल ऑफिस स्पेस 100 मिलियन स्क्वायर फीट 2015 में लाइकली टू डबल बाय 2021। तो मतलब क्या है, मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो चीज़ें हमें ये देखने को मिल रही है कि जो रियल इस्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है, लेकिन जो स्ट्रक्चर एट प्रेजेंट हम फॉलो करते हैं उससे एनवायरमेंटली बोलिए या फिर नेचुरल तौर पर बोलिए हमें प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। अब प्रॉबेबली यहाँ पर रिडक्शन इन द हीट। अब देखिए एक मैं ये देख रहा था जो ये होता है ना इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही थी। बोलते हम यहाँ पर वेस्ट को हर चीज़ में फॉलो करते हैं, जो वेस्ट कल्चर है उसे हम हर चीज़ में फॉलो करते हैं, है ना, इसीलिए तो वेस्टर्न ब्रांड्स हमें ज़्यादा बड़े देखने को मिलते हैं, जबकि हमारे अंदर ही कैपेसिटी कि किसको ब्रांड बनाना है किसको नहीं। जो चीज़ मैं आपसे बोल रहा था, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न कल्चर में जो कांच है उसके ऑफिसेज देखने को मिलते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, कांच के ऑफिसेज ऐसे वैसे। अगर आप देखोगे मुंबई में, दिल्ली में, है ना, बेंगलोर में, मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको कांच के बड़े बड़े ऑफिसेज जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? वेस्टर्न कंट्रीज़ में। अब ये कांच जो वो लोग बनाते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आते हैं टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन मतलब जहाँ पर टेम्परेचर जो है काफ़ी कम रहता है। तो टेम्परेचर कम है तो बट ऑब्वियसली उनको हीट जो है वो चाहिए रहेगा। अब कांच क्या करता है? कांच ऐसे होते हैं कि जो सनरेज है वो अंदर एंटर कर सकते हैं और फिर जो अंदर का एटमॉस्फेयर है उसे हीटअप करते हैं, जो कि सूटेबल है वेस्टर्न कल्चर के लिए अगर देखा जाए। मतलब उन्होंने जो अपना वहाँ पर चीज़ें बनाई हुई है वो उनके सुविधा के हिसाब से बनाई हुई है, नेचुरल सुविधा के हिसाब से बनाई हुई है, लेकिन हमने उनको फॉलो किया। हमारे यहाँ पर जो हीट है वो ऑलरेडी ज़्यादा है। मुंबई में आप देखोगे तो मुंबई में तो लोगों को पता ही नहीं है कि अलग अलग एटमॉस्फेयर भी होते हैं तो मतलब सिर्फ वहाँ पर गर्मी पड़ती है, वहाँ ये बड़े बड़े कांच के जो है वो लगा के रखे हैं। धूप अंदर आती है और हीट जो है वो तैयार करती है। अब उसे कम करने के लिए एसी लगाना पड़ता है, ज़बरदस्ती जो एसी है वो वहाँ पर जल रहा है ना। तो ये चीज़ उसने काफ़ी अच्छी कही थी। मतलब उन्होंने जो जो यहाँ पर एनालिसिस किया था काफ़ी अच्छा था। उनका इंटरव्यू देख के मुझे बड़ा मज़ा आया था। नाम याद नहीं आ रहा है उनका, पर काफ़ी ही ज़बरदस्त उन्होंने कही थी, बहुत सारी बातें कही थी। उसमें से एक चीज़ थी जो मुझे इसके वजह से अभी याद आई है। तो यहाँ पर आप देखोगे तेलंगाना जो है उसने यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं जिससे कि एनर्जी इफिशियंसी जो है बिल्डिंग में वो यहाँ पर बढ़ाई जा सके। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी जो है वो यहाँ पर इनकलकेट करके। अब ये देखिए स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम आगे देखेंगे। यही फायदा होता है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर में तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपने पढ़ लिया, लेकिन इसके बारे में क्या, तो यही चीज़ तो आपको न्यूज़पेपर में मिलती है। एडिशनली स्टेट जो उसने इंक्लूड किया है मैंडेटरीली ECBC जो है ग्रीन बिल्डिंग कोड्स अंडर सेक्शन 176(4) न्यूली फॉर्मुलेटेड तेलंगाना म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2019 में। अब यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? अर्बनाइजेशन चैलेंज जो आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो ये सोल्यूशन आपको मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है कूल्ड रूफ्स। कूल्ड रूफ एग्जाम्पल है जो ऑफर करते हैं सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव आंसर टू अर्बनाइजेशन चैलेंज। ठीक है, कूल्ड रूफ्स जो है वो इसका जवाब है। कूल्ड रूफ सनलाइट जो है उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, मतलब बेसिकली हम क्या करना क्या चाह रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी का लेक्चर अगर आपने देखा होगा MM एकेडमी पर, जो ज्योग्राफी का लेक्चर शुरू है उसमें मैंने आपको ग्रीन हाउस गैस जो है उसके रिगार्डिंग बताया था। अब उसमें आपको पता होगा कि जो हीट है वो अंदर आती है और फिर जब वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाती है तो ये जो रूफ है उसे जाने नहीं देता है। अब यही चीज़ जो है अगर हम यहाँ पर ऐसा रूफ रखें जो कि यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए तो फिर अंदर हीट जो है वो ट्रैप हो पाएगी क्या? नहीं। तो ये जो कूल्ड रूफ है ये रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को और लेस हीट जो है एब्जॉर्ब करते हैं।
ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि जो टेम्परेचर है अपने आप बाय 2 to 4 डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रूफ हमें लोअर देखने को मिलता है। रूफ जो है पोटेंशियली लीड टू लेस एयर पोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सेव हो रही है ना। एसी जो है, एसी कितना, देखिए हम 90% घर में रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि हमारा जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है वो घर के अंदर ही पैदा हो रहा है। भले ही वो आप पेंट से बोलो, भले ही आप वो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उससे बोलो, तो पोल्यूशन उससे भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एनर्जी सेव होगी स्पेशली ऑन द कूलिंग अप्लायंसेस, जैसे कि फैन हो गया, एयर कंडीशन हो गया, है ना। अब यहाँ पर आप देखो डुपॉन्ट इंडिया जो है वो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन जो है सप्लाई करते हैं कूल्ड रूफ कोटिंग मेम्ब्रेन, जिसे टाइविक कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो लोअर रहता है, तो इससे हमारा जो पोल्यूशन है वो भी इंडोर पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं। अब तेलंगाना जो है उसने टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये कारगर भी साबित हुआ है। तो अब कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो राइजिंग फुटप्रिंट दे रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यह जाएगा और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। नॉर्मली आप देखो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लेकिन कूल सरफेस जो है वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो कूल सरफेस है उनको यहाँ पर हमें कूल रूफ जो है उन्हें यहाँ पर अप्लाई करना, ये एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। क्लियर है, और यहाँ पर पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं स्टैटिक पोर्ट्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी बीईई ये स्टैब्लिश किया गया था मार्च 2002 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब बट ऑब्वियस है कि कोई ना कोई एक्ट के थ्रू बनाई गई होगी और एक्ट यही है। बीई जो है ये कोऑर्डिनेट करता है विद डेसिग्नेटेड कंज्यूमर, डेसिग्नेटेड एजेंसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन, और रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, यूटिलाइज करता है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने दूसरा भी एक देखा था, नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल। ये जो है फाउंड किया गया 1970 में, ग्रुप ऑफ लॉ स्टूडेंट्स और अटॉर्नी एट द फोरफ्रंट ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट में। नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड और नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एडवोकेसी ग्रुप है। ठीक है, ये कंबाइन करते हैं पावर ऑफ मोर देन 3 मिलियन मेंबर्स, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, एक्सपर्टीज हमें देखने को मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से अतिशय महत्वाच्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि कोविड-19 ट्रीटमेंट जो है उसमें क्या काम करता है। तो अलग अलग यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो बात की गई है, इसमें एजिथ्रोमाइसिन जो उसकी बात की गई है। डॉक्टर यहाँ पर अलग अलग ड्रग जो है प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, अटेम्प्ट करके देख रहे हैं कि किस तरीके से पेशेंट पर असर पड़ता है। तो ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। आप अगर पेपर से पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मुश्किल जाएगी थोड़ी। यहाँ पर आसान शब्दों में मैंने आपको टेबल के थ्रू बताने की कोशिश की है। एजिथ्रोमाइसिन अगर हम देखते हैं तो दिस मस्ट बी मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब और मिसयूज एंटीबायोटिक्स है पेंडेमिक में। एजिथ्रोमाइसिन अगर देखें तो बाकी एंटीबायोटिक्स डज नॉट वर्क इन वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो मतलब सीधे तरीके से खंडन यार, मतलब कराली बेइज्जती ऐसे हो गया हो। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स ये जो है ओनली वारंटेड इन पेशेंट जिनका एविडेंस सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। सम हॉस्पिटलाइज पेशेंट जो है लेटर स्टेज ऑफ डिसीज पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ब्लड थिनर्स, ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड कोविड-19 पेशेंट जो है ऑब्जर्व किया गया है कि वेरी हाई इंसिडेंस है ब्लड क्लॉट्स के। ब्लड क्लॉट, ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, जमा हो जाता है। और करंट ग्लोबल सेंसस अगर देखें, ऑल हॉस्पिटलाइज कोविड-19 ये बेनिफिट हुए हैं फ्रॉम द ब्लड थिनर इंजेक्टेड डेली जस्ट अंडर देयर स्किन। तो ये चीज़ से काफ़ी बेनिफिट मिला है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखें BCG और अदर एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स। तो यहाँ पर वाइल द वर्ल्ड ईगरली यहाँ पर रुक रहा है कि वैक्सीन जो है वो आ जाए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स है ये यहाँ पर होप जो है वो जता रहे हैं दे विल वर्क इज इनअप्रोप्रिएट। ट्रायल जो है वो अंडरवे चल रहे हैं और काफ़ी वक्त लग जाएगा यहाँ पर टोटल आने के लिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है फेविपायरवीर। तो यहाँ पर ये जो है ओरल एंटीवायरल ड्रग है, फास्ट ट्रैक्ड इंडियन ड्रग कंट्रोल के द्वारा बट नॉट येट अप्रूव्ड इन EU और US। ठीक है, और अवेलेबल डाटा जो सपोर्ट करता है इसका इस्तेमाल। और यहाँ पर नेक्स्ट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है, HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन सल्फेट। अब यहाँ पर वी नाउ हैव कंपेलिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल लार्ज क्लिनिकल ट्रायल और UK रिकवरी ट्रायल टू कैटेगरीली से डज नॉट वर्क। ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मज़ा आता है यार, मतलब ऐसे सीधा खंडन। यहाँ पर एवरमेक्टिन, यहाँ पर आप देखोगे एंटी पैरासिटिक ड्रग है, वाइडली प्रिस्क्राइब किया गया है इंडिया में, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में भी, टू ट्रीट द इन्फेक्शन एंड फ्रॉम वर्म्स। कोई एविडेंस नहीं है कि इसका कोविड-19 में कोई रोल है। फिर उसके बाद हमें ये दो भी देखने को मिलते हैं,
एंटीवायरल एजेंट है, प्रिस्क्राइब किया गया है फॉर टेम्परिंग सिम्टम्स। और ये ब्लड जो है वो कंपोज होता है सेल और प्लाज्मा से। प्लाज्मा जो है फ्रॉम दोज हु हैव रिकवर्ड, ठीक है, वो नेचुरली एंटीबॉडीज वो तैयार कर लेता है, फिर वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो प्लाज्मा जो है आपने देखा होगा, प्लाज्मा बैंक जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और दिल्ली में भी जो चीफ मिनिस्टर है वो काफ़ी कर रहे हैं कि भैया दे दो प्लाज्मा इस तरीके का। तो ये जो है काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि एक जो इंसान रिकवर्ड हो गया है, जैसा हमने कई बार डिस्कस किया है, एक इंसान जो रिकवर्ड हो गया है तो उसके ब्लड में हमें वो देखने को मिलता है एंटीबॉडीज़, और ये एंटीबॉडीज़ अगर दूसरे के इसमें इंजेक्ट करे तो वो भी यहाँ पर रिकवर हो सकता है। फिर रामदेसवी, या करंटली यहाँ पर अगर देखें तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रही थी। इट इज़ करंटली टू बी यूज ओनली इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट सीवियर डिसीज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर स्टीरॉइड्स आप देखें, ओनली ड्रग शो फार सोन है स्ट्रीकिंग इम्पैक्ट ऑन मोर्टेलिटी ओल्ड और इन एक्सपेंसिव वन। तो ये भी चीज़ हमने कवर की हुई थी, है ना। उसी के साथ ये भी है और जिंक भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है, ड्रग्स, अलग अलग ड्रग्स। तो इसके रिगार्डिंग भी कभी कभार क्या होता है कि आपको मैच द पेयरमेंट के कंटेंट्स के बारे में या फिर किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें से भी ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसके रिगार्डिंग पता रहना चाहिए। ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। प्लाज्मा के रिगार्डिंग आपको पूछा जा सकता है, बीसीजी के रिगार्डिंग आपको पूछा जा सकता है, और एजिथ्रोमाइसिन के बारे में पूछा जा सकता है। बीजीसी एजिथ्रोमाइसिन, ये जो है अपना एससीक्यू और एजिथ्रोमाइसिन, इसके दोनों कॉम्बिनेशन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ऐसा भी सुनने में आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर कंक्लूजन अगर हम देखें तो काफ़ी कम प्रूवन ट्रीटमेंट है कोविड के एट प्रेजेंट। अगर देखा जाए कोई वैक्सीन निकली ही नहीं है ना। वो भी यहाँ पर हो सकता है कि 2021 तक तो आने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। इन मोस्ट हेल्दी इम्यून सिस्टम जो है वही यहाँ पर खुद के डिफेंस में काम आ रही है। तो इम्यून सिस्टम जो है बढ़ाइए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, और फालतू की चीज़ों पर ध्यान न देते हुए खुद पर ध्यान दीजिए, और उसी के साथ साथ खुद खुश रहिए। तो उससे क्या होगा, आपकी इम्यून सिस्टम जो है अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं तो मोस्टली होता क्या है, हम यहाँ पर जो अपने ही मन से चीज़ें लेकर खुद को ही त्रास देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि खुद का ही नुकसान होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है कि चाइना सिक्योरिटी लॉ हांगकांग के लिए क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। अब यहाँ पर चाइना जो है उसने नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया है, वाइड रेंजिंग पावर्स हांगकांग के ऊपर खुद को दिए हैं। मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है सस्पेंड कर दिए गए हैं देयर रिस्पॉन्स टू हांगकांग गवर्नमेंट रिक्वेस्ट, सेइंग विल फर्स्ट री एक्सेस द लॉज न्यू कंट्रोल्स। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को, मतलब क्या है, हांगकांग जो है अब उसका फ्यूचर पूरा चाइना के हाथ में चला गया है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, हांगकांग जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर में था। ध्यान दीजिएगा, जो हांगकांग है वो कहाँ था, वो ब्रिटिश रूल के अंडर में था। ब्रिटिश रूल के अंडर में 1997 तक था, और टेरिटरीज जो है वो चाइना को दे दी गई अंडर दी कंडीशन। एक कंडीशन थी कि ये जो टेरिटरी है हांगकांग की, ये तुम ऑटोनॉमस रखोगे इकोनॉमिक सिस्टम के साथ फॉर 50 ईयर्स। चाइना जो है वो मान गया, चाइना तो क्या हड़पना चाहता था, है ना। तो अब यहाँ पर किस तरीके से ये होगा, तो भैया दे दो हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, इस तरीके से। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे ही चाइनीज़ कंपनी जो है उसने यहाँ पर होल्ड किया, सेवरल टेक्नोलॉजी कंपनीज ये बाहर निकाल दिए गए, इंक्लूडिंग गूगल, फेसबुक, ये लिए कहाँ जाते हैं, यूट्यूब भी आप देखोगे वहाँ पर चलता नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, कॉसी इंडिपेंडेंट अफोर्डेड बाय वन कंट्री टू सिस्टम, हांगकांग जो है ये इंटीग्रेटेड है ग्लोबल इंटरनेट से। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है वो यहाँ पर ऑपरेट होती है क्लोज टू चाइना विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू द कंट्रीज लॉ। हांगकांग, अब देखिए चाइना जो है वो भले ही पूरा स्ट्रिक्टली चलता है, लेकिन हांगकांग जो है वो तो नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन थी कि हम तुमको हांगकांग दे रहे हैं यही कंडीशन पर, है ना। और इसीलिए हांगकांग के जो प्रोटेस्ट है वो भी हमें इतने ज़्यादा देखने को, हो सकता है चाइना में अगर ये प्रोटेस्ट होते तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऑल दो बिल जो है वो इवेंचुअली विड्रॉ कर दिया गया, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो हमें देखने को मिले और उसे सप्रेस करने की कोशिश भी की गई। अब न्यू सिक्योरिटी लॉ क्या है, अनाउंस किया गया चाइना में मई में, पुट इनटू इफेक्ट जुलाई 1 से, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन। कोई भी लोकल इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी फ्रंट में अगर देखें तो नया सर्विलेंस और सेंसरशिप रूल है, ठीक है। ये यहाँ पर टेरिटरी जो है वो चाइना के अंदर ही ले गए पूरी तरीके से। अब यहाँ पर आप देखोगे नया सिक्योरिटी लॉ, तो यहाँ पर लॉ जो है क्रिमिनलाइज करता है 4 एक्टिविटीज़ को। एक तो है सेशंस, सबवर्शंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड परपिट्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़,
ठीक है, और उसी के फॉरेन कंट्री जो है और विद एक्सटर्नल एलिमेंट्स टू एंडेंजर नेशनल सिक्योरिटी। मतलब बेसिकली अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो चाइना के अगेंस्ट में अगर कोई भी कुछ बोलेगा, चाइना के अगेंस्ट में अगर कोई भी कुछ करेगा तो वो टेररिस्ट रहेगा। और ये जो लॉ है ये सिर्फ हांगकांग चाइना पर ही नहीं, तो ये सभी पर लागू होता है। मतलब कि अगर आपने भी कभी चाइना को कुछ बुरा बोला हो, ठीक है, और अगर आप हांगकांग भी चले गए हो तो भी आपको वहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। तो अब हांगकांग जो है आपका जाना बंद, हांगकांग आप कभी जाना मत अगर आपने ये कर लिया है तो, ठीक है। और वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इंटरनेट प्लेटफॉर्म को, ठीक है, ये भी उनके हाथ में आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखोगे टेक्नोलॉजी कंपनीज ने कैसे रिएक्ट किया है। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है वो सेंसरशिप में ऑलरेडी रहती है, और इसीलिए यहाँ पर क्या किया है, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, टेलीग्राम, जूम, माइक्रोसॉफ्ट हैव सस्पेंडेड ऑल द रिक्वेस्ट फॉर डाटा फ्रॉम हांगकांग पेंडिंग देयर ओन रिव्यू ऑफ न्यू लेजिस्लेशन। एप्पल जो है वो स्टिल यहाँ पर लॉ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए जो चाइना है वो अपनी इतनी मनमानी कर रहा है कि दूसरों की टेरिटरी पे जब वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो अपनी जो टेरिटरी वो मानता है उस पर तो क्या ही करेगा, है ना। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखोगे टेक्नोलॉजी कंपनीज का, तो एप्पल जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पर मोस्ट फ्लेग जो है फॉर नॉट रेजिस्टिंग चाइना इनफ, ये उसको काफ़ी फ्लेग जो है वो रिसीव कर रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट जो है सिग्निफिकेंट बिजनेस किया है कंट्री में, कंपाइल्ड विद रिक्वेस्ट बिफोर। फेसबुक और ट्विटर जो है वो इस मतलब कंट्री से बाहर ही है। तो इस तरीके हमें देखने का की टेकअवेज क्या है कि दिस मार्क्स येट अनदर स्टेप ऑफ नेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट इरेक्टिंग न्यू वर्चुअल वॉल बिटवीन द टेरिटरीज, है ना, कि ये एक टेक्नोलॉजी की वॉल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। और इंटरनेट पायनियर्स जिनका यहाँ पर इन्वेंटर ग्लोबल कम्युनिटी ऑनलाइन पे, उन्होंने कहा गवर्नमेंट का डिसीजन है वो यहाँ पर एक जो स्प्लिंटरनेट है वो यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। ये हमारे खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब उस कंट्री तक पहुंचने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है सिंगापुर, यहाँ पर वो कंट्री है जो मैंने आपसे मैप में पूछी थी, और ये है इंडोनेशिया। आइलैंड्स, नंबर ऑफ आइलैंड, जैसे कि आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ आइलैंड्स है। तो यहाँ पर इंडोनेशिया के रिगार्डिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखी होगी। ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।